5 किलो अनाज दे करके वोट लेने के लिए उनको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। रोज़गार चाहिए। लोग 2 साल यहाँ भटकते मर गए बहुत से लोग और उनकी मांगे नहीं मानी गई, सिर्फ कानून हटाए गए। मजदूर की मांग नहीं मानी जाती, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के अरबों करोड़ों के कर्ज माफ हो जाते हैं। तो यही तो जन विरोधी नीतियाँ हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हिंदुओं को इससे कोई खतरा नहीं है। यहाँ हिंदुओं का ही सब जगह बड़े बड़े लोग हिंदू ही हैं और हिंदुओं को कभी कोई खतरा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। और रही बात के भी खतरा तो माइनॉरिटी को, ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी के लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप ये पोस्टर देखिए, इस पे क्या लिखा गया है, पर्दाफाश धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पे केकेसी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और ये लोग पर्दाफाश प्रदर्शन चला रहे हैं। तो मेरे साथ अभी एक सर है, वो मौजूद है, वो बताएंगे कि ये क्या है। तो सर, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद। मेरा नाम अरविंद विद्रोही है। मैं देश के धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी और कांग्रेस के आंदोलनों से जुड़ा रहा हूं और एक रिटायर हो चुका हूं अपने काम धाम से। और अब इस तरह के जो अच्छे काम होते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई हो या देश की आज़ादी पर खतरे की बात हो, तो वहां मैं जाता हूं। किस प्रकार का धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, पर्दाफाश जो धरना प्रदर्शन है, वो किस कारण से आप लोग पर्दाफाश कर रहे हैं? किसका पर्दाफाश कर रहे हैं? ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी के लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, सिर्फ इसलिए कि जो आज के बड़े बड़े जो कारपोरेट सेक्टर के मुखिया हैं, उनका जो सरगना है अडानी, उसकी बेईमानी जो आई पूरी मीडिया में आ गया, देश को लूटने का उसका षड्यंत्र आ गया और उसके द्वारा जो फंडिंग की जा रही थी बीजेपी को, सब चीज़ें आ रही हैं। तो उसको बचाने के लिए, उसका आवाज़ ना उठे, तो ये मुद्दे भटका रहे हैं। और पार्लियामेंट में विदेश जो हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, उनका ये मांग है कि जेपीसी बनाई जाए, जांच हो, अडानी की पोल खोली जाए और सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। उसको ये रोक रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। जेपीसी की मांग आप लोग इसलिए तो नहीं, सर मोबाइल बंद कर लीजिए। हमारे बीच में बस कम समय है, मेरे पास में और सर बोलना चाहिए। वो कॉपीराइट लग जाता है ना म्यूजिक की वजह से। तो सर, जेपीसी की मांग आप लोग इसलिए तो नहीं करे क्योंकि राहुल गांधी ने जो हमारे विदेश में कैम्ब्रिज में जाके उन्होंने देश की आलोचना की, इसके वजह से आप लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई तो उस आज़ादी का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू जी और इवन भीमराव अंबेडकर सब इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, वहीं से प्रजातंत्र सीख के आए थे। तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे माहौल में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में ये बताना कि हमारे देश में प्रजातंत्र की हालत खराब है और लेकिन हम किसी विदेशी दखल को नहीं चाहते, उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ प्रजातंत्र की हालत खराब है, तानाशाही है, सभी एजेंसीज को दबाव में विरोधी आवाज़ों को और देश की आज़ादी पर हमला है, ये उन्होंने बोला। और इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, उनके बोलने के बाद फिर यूएस की जो रिपोर्ट आई है, यूएस जो है वहाँ पे अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है कि भारत में अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी, सब लोग बोल रहे हैं, जो विपक्षी नेता हैं और भी लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से ये रिपोर्ट आई है। जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, उन पर हमला तो पिछले 9-10 साल से, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ये लोग करवा रहे हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करवा रही हैं। और जो राहुल गांधी को कटघरे में ये खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अडानी मुद्दे से एक तो ध्यान बटाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इस जो बीजेपी की सरकार है, इसको चैलेंज सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जैसे सच्चे लड़ने वाले नेता से मिल सकता है। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है कई वर्षों से, उनकी इमेज को खराब करना और उनको कंडेम करना और इवन उनकी सदस्यता
एज ए MP उसको भी रद्द करवाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। नहीं, ये साजिश क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये साजिश इसलिए है, अडानी और ये मोदी की सरकार ने मिलके जो सारे जो काम हुए हैं, जो अडानी बेईमानियां, की सरकार क्यों बोले? अडानी तो अलग है, बिजनेस अडानी का ही रोल है। देश जो होते हैं ये बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर चल रहा है। इनके जो षड्यंत्र है और इनकी जो नोटबंदी से लेकर अब तक जो खराबियां आई हैं उसकी पोल खुलनी है ना, इसलिए ये सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए देश को बांटकर हिंदू मुसलमान करके तो उस तरह करके ये सत्ता में रहना चाहते हैं और राहुल को कंडेम इसीलिए कर रहे हैं। सर, आपने बोला सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जनता उनको सत्ता नहीं छोड़ने दे रही है। बिल्कुल, ये आपने बहुत वाजिब सवाल किया है। जनता उनके साथ आप वोट दे देते हैं, यही तो दुख की बात है ना। हमारे देश की जनता पर बरसों से धर्म का नशा है, तो इनको हमारे देश के लोग धार्मिक जरूर हैं, लेकिन उनको ये पाठ पढ़ाया गया कि वो असली धार्मिक है जो इधर तो खड़ा हो जाए, पूजा ना करे बस मुसलमान को गाली दे, पूजा ना करे पर ईसाई को गाली दे। तो ये इस तरह का धर्म चल रहा है जो अधर्म है। तो हमारी जनता को उस धर्म का नशा जो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था वो पिला करके बहकाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग बोलते हैं कि धर्म से जो अल्पसंख्यक जो है वो हिंदू राष्ट्र पे खतरा है, हिंदुओं पे खतरा है, हिंदुओं को मार रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। इसी वजह से आज हमारी जो खतरा है और उसको बीजेपी सुरक्षित कर रही है। बेटे, आप पत्रकार हो, लेकिन आप गलती ये कर रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हिंदुओं को इससे कोई खतरा नहीं है। यहाँ हिंदुओं का ही सब जगह बड़े बड़े लोग हिंदू ही हैं और हिंदुओं को कभी कोई खतरा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और रही बात के भी खतरा तो माइनॉरिटी को, जो अल्पसंख्यक है उनको खतरा आन खड़ा हुआ है और इनके यही व्यवहार चलते रहे तो अल्पसंख्यक के अंदर खराबी पैदा करना, अलगाव पैदा करना और देश के खिलाफ माहौल बनाने में ये जो RSS और बीजेपी के लोग हैं ये लगे हुए हैं। क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता दिखाई दे रही है, इनको देश से कोई प्यार नहीं है, देश या धर्म से प्यार नहीं है। धर्म तो भाईचारा सिखाता है, धर्म तो प्यार सिखाता है, धर्म तो दया सिखाती है। तो धर्म का मतलब ये थोड़ी ना है कि भी नफरत करो, तो नफरत। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और खुल रही है और उठे हैं लोग, आएंगे। लेकिन जनता के बीच अभी काम बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है। हमारी जनता अभी भी यही देश है, हिंदुस्तानी है जो 1000 साल तक विदेशियों के अंडर रहा। क्यों रहा? क्योंकि हमारे देश में सदियों से धर्म का एक मान्यताएं रही हैं, उसका फायदा ये उठा रहे हैं, ये उसको लोगों को मूर्ख बना रहे हैं ये। लेकिन आपने बोला कि राहुल गांधी जो है मोहब्बत की बाजार कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात। लेकिन ममता बनर्जी ने बोला है कि राहुल गांधी से अकेले बीजेपी नहीं हरा सकती, बीजेपी को नहीं हरा सकती है। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी कही बात। असल में ममता जी के कुछ नेता लोग जो बेईमानी में पकड़े गए थे, वो कांग्रेस जब वो बीजेपी में आगे ठीक हो गए थे, अभी उन्हें अपने खतरे हैं। वो उनका जो बीजेपी के प्रति जो संबंध है बहुत पुराना है उनका, वो उनके साथ भी रहे हैं। कैसा संबंध? पहले भी उनकी सरकार में रही है ना वो। तो अभी जो पूर्ण अपोजिशन की एकता है उसको रोकने का जो भी कोई कार्य कर रहा है असल में उसको ईडी और दूसरी चीज़ों का डर दिखाया जा रहा है। तो ममता जी की अपनी जो समझ है वो सिर्फ बंगाल तक है, पूरे देश में उनको बीजेपी से लड़ने की वो जरूरत नहीं समझ रही हैं। विपक्षी जो दल है वो लोग बोलते जब तक कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी तब तक दोबारा सरकार में नहीं आ सकती। तो आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये आपने बिल्कुल जायज़ बात कही है कि सभी अपोजिशन की पार्टीज को इकट्ठा तो होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा समाज को इन्होंने बांट रखा है ना, जिस तरह से बांट दिया गया है, जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है वोटरों का, तो ये तो होना पड़ेगा। और जो विपक्षी एकता में जो भी बाधक है या जो भी नहीं होने दे रहा, चाहे वो यूपी की 1-2 लीडरशिप हैं या उधर वो ममता जी हैं, तो इनको ये इतिहास माफ़ नहीं करेगा अगर इन्होंने उसको, क्योंकि अगर दोबारा से मोदी की सत्ता दोबारा से आती है
तो फिर प्रजातंत्र और संविधान का बचना मुश्किल है। आपने भी कह दिया कि प्रजातंत्र मोदी जी जो है, मोदी की सरकार से खतरा है, मतलब लोकतंत्र को खतरा है मोदी की सरकार से। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं हुआ कि चाइना की एक खबर है, चाइना ने मोदी अमर रहे का नारा लगाया। उन्होंने छापा है कि मोदी प्रिय नेता है पूरे देश भर में, उनको पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय नेता है और वो अमर रहेंगे। सोचिए, चाइना जो दुश्मन है वो भी उनकी तारीफ कर रहा है। क्यों? दुश्मन देश अगर किसी हमारे नेता की प्रशंसा कर रहा है तो इससे पता लगता है कि हमारी जो सत्ता है वो दुश्मनों से हाथ मिला रही है, नंबर एक। नंबर दो, जो समझने की जरूरत है वो रहें, चाहे 1000 साल जिए मोदी जी के खिलाफ कोई किसी को पर्सनल वैमनस्य नहीं है। नहीं, असल में जो नीतियां हैं, जो पूंजीवाद के समर्थन में जो नीतियां आ रही हैं, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो नई आर्थिक नीतियों का, इस तरह से जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों को जो जल्दी से लागू कर रहे हैं और दमन कर रहे हैं और पूंजीपतियों के हाथ देश को बेच रहे हैं, वो रोकने की जरूरत है। तो मोदी जी ने जो उनके साथ मिलकर ये जिम्मेदारी ले रखी है या इस सरकार ने ले रखी है, उसको इनको समझना चाहिए। आर्थिक नीतियों को भी इनको ठीक करना चाहिए। और किसी के जीने मरने की बात तो वो ठीक है, अच्छी बात है। तो सर, तो अभी जो पर्दाफाश करने जेपीसी की जो मांग कर रहे हैं वो अडानी के खिलाफ है। जेपीसी की मांग है कि अडानी की जो है, तो वो उसको क्यों नहीं चाह रही है, मोदी सरकार क्यों नहीं चाह रही है? जहाँ तक आप देख रहे हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो शिक्षा मंत्री थे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, उन सबको जेल में डाल दिया गया। और फिर बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके भी घर में छापे पड़ रहे हैं। तो मोदी जी अडानी के घर पे क्यों नहीं करे जबकि इतनी ज्यादा मांग हो रही है? तो आप इसमें क्या करें? आपने खुद ही कह दिया सारी बात कि असल में क्या है कि विरोधी आवाजें जो सत्ता के खिलाफ या न्याय की बात, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है अडानी गलत ना हो, इसके लिए चलो आपकी बात मान लेते हैं, अडानी गलत है या ठीक है, तो उस बात से ये डर क्यों रहे हैं? ये डरे मत ना, अडानी को गलत हम अडानी पर जांच करने देना। अगर ये मतलब कि जो लोकसभा की ये जो समिति बन जाएगी, जो कमेटी बन जाएगी, अगर वो जांच करती है, पहले भी हुई है, तो उसमें क्या बुराई है? जांच होने देनी चाहिए। और जो विरोधियों पर जो एजेंसीज को इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये गलत है। लेकिन बीजेपी सरकार जो है वो राम मंदिर बना रही है, धारा 370 हटा दिया, हिंदू राष्ट्र की निर्माण कर रही है। तो लोग खुश हैं उनसे कि चलो हमारे जो नेता है वो इस तरीके की काम कर रहे हैं, तो उनको तो बोल रहे हैं। और गृह मंत्री का ये भी कहना है कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। देखिए, मंदिर आस्था का प्रश्न है, मंदिर तो बनना ही था, कोर्ट ने एक निर्णय दिया, हो गया, चलो वो तो आस्था का प्रश्न है। लेकिन मंदिर से रोटी रोजी नहीं मिलती है ना, रोटी रोजी की और आर्थिक मांगे तो अलग हैं, वो तो खड़ी हैं वैसे ही। अगर भ्रष्टाचार है तो वो है, वो दिखाई दे रहा है, तो उसके खिलाफ जो लड़ाई है वो तो खड़ी है। मंदिर हो गया। 370 की बात जहाँ तक है, वो पहले भी देश वहाँ पर कश्मीर में कांग्रेस के या और जो पहले राज रहे उनमें धीरे धीरे सब कुछ हो रहा था, कोई अलग संविधान नहीं, भारत का ही संविधान वहाँ लागू था, तो इन्होंने कोई अलग से नहीं कर दिया है। 370 की सारी शक्तियाँ पहले ही खत्म हो गई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, तो वो इन्होंने की है। और वो भी कांग्रेस का समझना है कि प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिए, सभी को साथ लेके करें, जनता को भी और सभी पार्टियों को भी। 2024 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? लास्ट सवाल है सर। देखिए, सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर सभी लोग देश में जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि इस देश के संविधान को और आज़ादी को बचाना है, तो सबको एक होकर के, इकट्ठा होकर के इस सत्ता के खिलाफ लड़ना होगा। और लोग बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ, बिल्कुल ईवीएम की, लेकिन ईवीएम तो कांग्रेस ने लाया था। और ये तो अब आप बहुत सी चीज़ें कांग्रेस हो सकती है लाई हो, लेकिन अगर उसका मूल्यांकन ये कहता है कि उससे परेशानी है और या बेईमानी हो रही है या उसमें कमी है, तो उसको दुरुस्त भी करना चाहिए। आप एक नीति लाते हैं और उसमें कमी मिलती है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए ना। तो अब ये मांग उठ रही है, काफ़ी सालों से उठ रही है, बहुत से इलाकों में ये ईवीएम के बारे में बहुत शोर उठा है, तो वो अगर खत्म होती है तो उसमें क्या? जन विरोधी नीतियाँ लिखा हुआ है, जन विरोधी नीतियाँ
क्या है, आप समझाएंगे? आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए। विरोधी नीतियों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप बोल रहे थे। देखिए, किसान 2 साल यहाँ भटकते मर गए बहुत से लोग और उनकी मांगे नहीं मानी गई, सिर्फ कानून हटाए गए। मजदूर की मांग नहीं मानी जाती, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के अरबों करोड़ों के कर्ज माफ हो जाते हैं। तो यही तो जन विरोधी नीतियाँ हैं कि इस देश की जनता और गरीब लोगों के लिए रोजगार ना हो और अमीरों को बैंक लुटा दिए जाएं। यही जन 80 विरोधी करोड़ जनता को अनाज तो दे रही है। हाँ, तो आप उनको 5 किलो अनाज दे करके वोट लेने के लिए उनको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। रोजगार चाहिए, लोगों को इज्जतदार जिंदगी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कपड़े चाहिए, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ कानूनी सुरक्षा चाहिए, बहुत कुछ है, वो तो है नहीं। आखिरी सवाल, 2024 में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? हो गया। नहीं, एक बार ये सवाल मैं दोबारा से, आपने पूछा है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और विरोधी पार्टियों की मिलकर सरकार बने, लेकिन सरकार बनने के बीच में या विरोधी पार्टियों की एकता होने के बीच में जो भी रुकावट डालेगा, इतिहास उसको माफ़ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि इन्होंने बोला अडानी और मोदी, ये पहले नारा लगा रहे थे कि अडानी और मोदी जो हैं भाई भाई हैं और ये लोग जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है, ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? जो ये लोग पर्दाफाश प्रदर्शन चला रहे हैं, इससे कुछ होगा या फिर नहीं, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? तो आप लोग अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।